Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss our new chapter non-aqueous solvents. Before that we have completed two chapter, first chemistry of d block element and then coordination chemistry. ये inorganic chemistry जो हम BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की डिस्कस कर रहे थे, हमारा लास्ट चैप्टर है नॉन aqueous solvents. ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारी कंप्लीट इनऑर्गेनिक बुक हो जाएगी एंड फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. आप वो वीडियोस देख सकते हो चैनल प्लेलिस्ट में. अब देखिए नॉन aqueous solvent है क्या. फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि देखो एक टर्म आती है, जैसे सिंपल आपने देखा होगा रिएक्शंस में हम एक्वस सोलवेंट होता है. तो एक्वस का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे सोलवेंट को हम एज ए वाटर यूज़ कर रहे हैं वो तो एक्वस है. अब यहाँ पे टर्म हमारे पास नॉन एक्वस मीन्स जो भी हमारे रिएक्शंस है उसमें वाटर को एज ए सोलवेंट यूज़ नहीं कर रहे, उसको हम नॉन एक्वस सोलवेंट बोल देंगे. मतलब वाटर वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे सोलवेंट की तरह. यहाँ पे नॉन एक्वस होगा ना, मीन्स अदर सोलवेंट यूज़ करेंगे देन वाटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड HF है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोलवेंट्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो आप नॉन एक्वस का डिफाइन करना चाहिए 1 मार्क्स में, तो आप बोल सकते हो डेफिनेशन दे रखी है कि जो सोलवेंट वाटर अदर देन वाटर जो हम यूज़ करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए तो उसको हम नॉन एक्वस सोलवेंट एग्जांपल दे दोगे जैसे अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड. अब क्वेश्चन आ सकता है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि सोलवेंट है ना, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो डिसाइड करेंगे कि बेटर सोलवेंट है पोर सोलवेंट है, इसको हम इस रिएक्शंस के लिए यूज़ करेंगे. अब देखो फर्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब देखो हमें पता है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये डिटरमाइन करेंगे कि टेम्परेचर की रेंज कितनी है. बॉइलिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लैब में मेज़र करते हैं बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से. मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं हम, तो हर एक कंपाउंड का डिफरेंट मिलता है जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का. तो वैसे ही हर एक सोलवेंट का डिफरेंट होगा ना, एक टेम्परेचर की रेंज होगी कि हाँ इस रेंज तक ये सोलवेंट का ये टेम्परेचर है ये. तो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि इसके लिए कौन सा सूटेबल है. कई रिएक्शंस लो टेम्परेचर पे होती हैं, कई हाई टेम्परेचर को फेवर करती हैं, तो डिफरेंट है. देखो तो यहाँ पे हमारा टेबल दे रखी है. नेक्स्ट कुछ कॉमन सोलवेंट जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे ये तो हमें पता है अगर वाटर का आप सोलवेंट यूज़ कर रहे हो ना, अगर एक्वस रिएक्शन आपके पास एक्वस सोलवेंट ले रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट तो उसका 0 ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल पे. ठीक है, अगर अमोनिया ले रहे हो ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ये -77. ये वैसे आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिखा रखा है कि जैसे इस सॉल्वेंट का ये होगा एक लिक्विड टेम्परेचर की रेंज है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि वाटर जैसे एसिटिक एसिड होता है ना वो सॉल्वेंट होता है ऑर्डिनरी जो भी आपका टेम्परेचर होता है सिंपल जो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर. लेकिन जो अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ना ये लो टेम्परेचर पे फेवर करते हैं, इसलिए देखो माइनस में है मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू. अब देखो सेकंड टर्म आती है आपके पास हीट ऑफ, ये कुछ प्रॉपर्टी है डिसाइड करेगी जैसे हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब देखो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो हीट ऑफ फ्यूजन का मीन्स क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में रिएक्शन हो रही है आपके. फ्यूजन मीन्स तो यही होता है कि कितनी अमाउंट की हीट ज़रूरत पड़ेगी आपको सॉलिड से कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड को. ठीक है, और वेपराइजेशंस का मीन्स क्या होता है कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती हैं आपके, वो लिक्विड वेपराइजेशंस हो गए. टर्म वेपराइजेशंस का मीन्स बता रहे हैं, फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, वेपर में लिक्विड से वेपराइजेशन. और एक टर्म सब्लिमेशन भी आती है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो ना तो वो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है और वेपराइजेशन उस वैल्यू पे डिसाइड करेगा, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हाँ इस रिएक्शंस के लिए सॉल्वेंट बेटर है. ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको अब्जॉर्व कर रहा है आपका एक सब्सटेंस है जो चेंज सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, तो उसको तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन बोल देंगे. अगर सेकंड वेपराइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे, कितनी हीट अब्जॉर्व कर रहा है, जब एक सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में चेंज होगा ना तो वो कितनी हीट को लेगा, तब वो वेपराइजेशन की टर्म होगा. और यहाँ पे देखा रहा है कि हाँ ये तो हमें पता है कि देखो जितनी ज़्यादा फ्यूजन और वेपराइजेशन की वैल्यू है मतलब लार्ज वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना जो भी मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतनी हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूजन और वेपराइजेशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है कांस्टेंट होता है ट्रोटन्स कांस्टेंट. ठीक है, ये ट्रेटन्स कांस्टेंट क्या होता है, ये रेशियो होता है डेल एच वेपराइजेशन का बाई TB मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का. ये जो रेशियोज होता है ना जो ट्राउटन कांस्टेंट है इसकी एक डिफरेंट वैल्यू होती है हर एक सॉल्वेंट्स के लिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है इसके लिए अलग होगी, वाटर के लिए अलग होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अलग होती है. ठीक है, तो ये जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी ना इसकी जो भी हमारा ये कांस्टेंट है ट्राउटन कांस्टेंट, ये इंडिकेट करता है कि ये मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है. एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, जुड़ते हैं मॉलिक्यूल्स और डिसोसिएशन में टूटते हैं मॉलिक्यूल. तो इसकी हाई वैल्यू इसको मतलब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, अगर कम वैल्यू है तो डिसोसिएशन की तरफ जा रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉमन जैसे अमोनिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो टोटन्स वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन अगर देखो 21.5 है, इसको मतलब क्या है वो एसोसिएटेड लिक्विड है. तो लिक्विड की रेंज को बता दिया ना इन्होंने
कि इस कांस्टेंट की हेल्प से आप डिसाइड करते हो कि ये लिक्विड एसोसिएटेड में होगा, ये डिसोसिएशन में होगा, इसकी इतनी रेंज है। अब देखो ये कुछ टेबल्स में आपका दिखा रखा है। एक प्रॉपर्टी आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। तो वैसे सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, वो एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, हर एक मीडियम की अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है 81 होता है, अप्रोक्स 80 पॉइंट समथिंग होता है, तो 81 बोल देते हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी होती है जो मेजर, जैसे पोलर नेचर कहते हैं सॉल्वेंट का, ये एस्टिमेट करता है कि जैसे सोल्यूबल पोलर है आपका, नॉन पोलर है। जैसे हम कुलामिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स की वैल्यू होती है ना, टू चार्ज का सेपरेशन बाई डिस्टेंस Q1 Q by Q2 F बाई R², ये फोर्स की वैल्यू अपने फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी डिसाइड करती है कि कितना वैल्यूज़ हो रही हैं। ये भी होता है कि जितनी आपका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है ना, उतना ही आयनिक सब्सटेंस हमारा जल्दी डिजोल्व होता है रेडियली। और अगर जितनी आपकी डिक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, तो जो सोल्युबिलिटी होती है ना, जो भी आप कंपाउंड्स ले रहे हो उसकी कम होती है। तो आप ये टर्म याद रखो, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम की प्रॉपर्टी आयनिक नेचर को बताता, अगर उसकी वैल्यू हाई है तो इसका मतलब वो डिजोल्व हो रहा है फास्टली। अगर वो कम है वैल्यू, दैट मीन्स उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, कम के साथ डिक्रीज हो रही है। कुछ वैल्यूज़ जैसे दिखा रखा है टेबल में, जैसे वाटर का इतना है, अमोनिया के लिए 20 है, SO3 के लिए इतना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है आपके पास डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, वैसे सिंपल डायपोल मोमेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब डायपोल मोमेंट भी रिलेटेड ही होता है वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरफ से। जैसे हमें पता है जैसे जो भी आपके डायपोल मोमेंट है चार्ज पे, तो आयनोजिंग सॉल्वेंट है उसका ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है, तो पोलरिटी को भी मेजर करता है। ये तो हमें पता ही है ना, जितना ज़्यादा पोलर होता है ना हमारा बॉन्ड, उतना ही डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा पोलर में ही तो होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव का, तो उतनी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हाई डायपोल मोमेंट की वैल्यू, इसका मतलब ज़्यादा टेंडेंसी उसके डिजोल्व होने में, जो भी आपका पोलर या आयनिक सब्सटेंस ले रहे हो, ठीक है। और ये तुम्हें पता है जितनी ज़्यादा पोलरिटी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका जो सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूल और सॉल्यूट के बीच में ज़्यादा सोल्वेशंस होगा, और ज़्यादा में सोल्वेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी डिसाइड करती है। नेक्स्ट जैसे विस्कोसिटी भी बताते हैं। वैसे विस्कस नेचर क्या होता है, जो लिक्विड की जैसे फ्लो करते हैं हम, उसको रोकता है, मतलब उसके मूव करने से, तो मतलब मेज़र करता है फ्लूइडिटी को। ये तो हमें पता है विस्कोसिटी फ्लूइडिटी को सॉल्वेंट की मेजर करता है। तो जैसे सॉल्वेंट है वाटर है, जैसे अब अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी विस्कोसिटी कम है जो हाईली फ्लूइड है, और अगर वो फ्लो ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा फ्लो फास्टली कर रहा है ना, जैसे एक तो वाटर है, एक आपके पास हनी है, तो वाटर और हनी में से विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, हनी की ज़्यादा होगी। उसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, पार्टिकल वो ज़्यादा विस्कस है तो वो कम मूव करेगा, और वाटर है उसके में क्या होगा, वो जल्दी फास्टली मूव करता है नीचे गिर। तो विस्कस नेचर को मेजर करता है, तो ये हर एक सॉल्वेंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर देगा, सॉल्वेंट में लो विस्कोसेशन है या वो उसकी ज़्यादा विस्कोसिटी है या कम है, ठीक है। ये तो एक आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी सॉल्वेंट्स की, तो आप 4 to 5 ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर दोगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जैसे टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स पे, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, सिलेबस में भी स्पेशली मेंशन है। जो वीडियो कवर कर रहे हैं इसमें 2 टॉपिक आपके सिलेबस में सिंपल, जैसे स्टार्टिंग में आपका टाइप ऑफ सॉल्वेंट, एक तो है टाइप ऑफ सॉल्वेंट, एंड जो हमने ये पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, जो भी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की, ठीक है। तो हमारे पास मेनली ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रोटोनोइक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, एक एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट हो सकता है, एक आयोनाइज और नॉन आयोनाइज हो सकता है, एक कोऑर्डिनेटिंग और नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है वैसे तो। अब यहाँ पे देखो प्रोटोनोइक प्रोटोन है मीन्स H पॉजिटिव, नॉन प्रोटोन में H पॉजिटिव नहीं हो। अब देखो प्रोटोनोइक में क्या होगा, द सोलवेंट फॉर्म विच, जहाँ से हम प्रोटोन को ड्राइव कर सकते हैं, प्रोटोनोइक है तो प्रोटोन को ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HF है तो H पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव है, हम प्रोटोन को ड्राइव कर लिया। जैसे वाटर में भी H पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, HCN है लाइक, तो इसमें भी H पॉजिटिव को ड्राइव कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रोटोनोइक सॉल्वेंट, ठीक है। और एप्रोटोइक क्या जगह, जहाँ से हम प्रोटोन को नहीं निकाल सकते, मतलब ड्राइव नहीं कर सकते, एप्रोटोइक है, प्रोटोन को नहीं ड्राइव कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास N2O4 है, SO2 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल होगा, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है ये टर्म हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। देखो एसिडिक बेसिक, एसिड का हमें पता है क्या होता है, H पॉजिटिव नेचर, बेसिक में OH नेगेटिव होता है, एम्फोटेरिक दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी।
और ये भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एसिडिक द सॉल्वेंट जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है प्रोटोन को डोनेट करने की, हो तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। एसिडिक नेचर उसी को जो सॉल्वेंट ये नेचर शो करेगा तो उसको एसिडिक सॉल्वेंट बोल देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, HF है, इसमें H पॉजिटिव की टेंडेंसी इनकी देने की, एसिडिक एसिड है तो ये एसिडिक सॉल्वेंट में आ जाएगा। और सॉल्वेंट जिनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है प्रोटोन को लेने की, वो बेसिक नेचर हो जाएगा तो वो बेसिक सॉल्वेंट की टर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पिरीडीन है, अमोनिया है, इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है प्रोटोन को लेने की, तो ये बेसिक नेचर की होती हैं। और जिनकी ना ही तो टेंडेंसी गेन करने की होती ना ही लेने की, मतलब गेन की भी नहीं होती और लॉस की भी नहीं होती, तो वो एसिड भी नहीं होते बेस, तो वो क्या हो गया, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट हो गए, ठीक है। तो ना ही वो एसिडिक की तरह बिहेव करेंगे, ना ही बेसिक की तरह बिहेव करेंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि वो बिहेव करें एसिडिक और बेसिक, वो डिपेंड करता है ना नेचर कैसा है रिएक्टिंग स्पीसीज का। जैसे इथाइल अल्कोहल है या मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड टर्म आती है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, आयोनाइजिंग का मतलब क्या है, आयंस की फॉर्मेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर मान लिया हमने, सॉल्यूशन में डाल दिया वाटर में, तो वो आयनाइज हो सकता है, जैसे हाइड्रोनियम -3 पॉजिटिव OH नेगेटिव में, जैसे N2O4 है वो सॉल्यूशन में आयनाइज क्या देगा हमें, NO पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो आयंस की फॉर्मेशन कर सकता है, वो सेल्फ आयोनाइजेशन हो सकता है। तो आयोनाइजिंग को हम कैसे दे, द सॉल्वेंट जो कैपेबल है खुद ही एंडरगोइंग सेल्फ आयोनाइजेशन में, खुद ही आयोनाइज हो जाए सॉल्यूशन में, तो वो तो आ जाए आयोनाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3 HF SO2 ये लाइक दैट, ये तो हो जाएंगे आयोनाइजिंग। और नॉन आयोनाइजिंग जो नहीं होंगे, आयोनाइजिंग तो लाइक जनरली पोलर वाले ही होते हैं। द सॉल्वेंट जो हमारे पास आयोनाइज नहीं होंगे वो नॉन आयोनाइजिंग हो जाएंगे। जैसे हमारे पास कार्बन टेट्राइल क्लोराइड है, ये आयोनाइज नहीं होता, ना ही बेंजीन होता, ठीक है। तो ये हम ये नॉन पोलर नेचर की होती है मोस्टली, तो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। एक फोर्थ होती है कोऑर्डिनेटिंग और नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। तो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट का क्या है, जो कैपेबल है कोऑर्डिनेट करने में, मेटल आयन सी जो भी एनाइन है आपका, उसे कोऑर्डिनेट है, जैसे बॉन्डिंग नहीं होता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी तरह से होता है कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में, जो कैपेबल है कोऑर्डिनेट करने से, जो भी हमारा मेटल आयन है उससे, या जो भी एनाइन है, जैसे हम कर सकते हैं DMSO है कोऑर्डिनेट करता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ड्रम है, या अमोनिया भी कर सकता है कोऑर्डिनेट करता है मेटल आयन से नाइट्रोजन के थ्रू, ठीक है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है DFM, तो ये तो हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग। और नॉन कोऑर्डिनेटिंग इसका अपोजिट, जो हमारे पास कैपेबल नहीं है कोऑर्डिनेट करने में मेटल आयन या नाइन के साथ में, जैसे CCl4 है, ये नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास कौन सी टर्म हो जाएगी, नॉन कोऑर्डिनेटिंग। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में, कि टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट बताओ तो आपको 4